चलिए बड़ी खबर आपको बता दी, आज दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। जी हां, आज कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। साथ ही सीएम धामी के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही आपको बता दी कि गौचर पिथौरागढ़ के लिए उड़ान सेवाओं पर भी चर्चा हो सकती है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे सीएम। इसी के साथ आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री और साथ ही गौचर पिथौरागढ़ के लिए उड़ान सेवाओं पर भी चर्चा हो सकती है। उत्तराखंड के लिहाज से दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का, और दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हवाई सेवाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय मंत्री के ज्योतिरादित्य सिंधिया से चर्चा कर सकते हैं और दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री। काफी महत्वपूर्ण और अहम ये दौरा माना जा रहा है मुख्यमंत्री का, और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी करेंगे मुख्यमंत्री और उत्तराखंड में चल रही कई योजनाओं के बारे में भी जानकारी लेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात कर सकते हैं। कयास लगाई जा रही है कि केंद्रीय मंत्रियों से मुख्यमंत्री मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही उत्तराखंड में हवाई सेवाओं को लेकर भी केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा कर सकते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। साथ ही आपको बता दें, गौचर पिथौरागढ़ के लिए उड़ान सेवाओं पर भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें, आज दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जी हां, आज कई मंत्रियों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री और हवाई सेवाओं को लेकर चर्चा भी मुख्यमंत्री करने जा रही है। काफी अहम और महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। दिल्ली के दौरे पर है मुख्यमंत्री और इसी बीच आपको बता दें कि कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री। ज्यादा जानकारी के साथ आंचल यादव मेरी सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। आंचल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर है, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं मुख्यमंत्री के दिल्ली में? बाई रोड यहाँ पहुंचे हैं दिल्ली, और उत्तराखंड सदन की हम बात करें तो देखिए यही पुष्कर सिंह धामी जो है वो ठहरे हुए हैं। और जैसा कि देखिए अगर कार्यक्रम की बात करें तो फिलहाल देखिए एक ही कार्यक्रम उनका जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात का एक कार्यक्रम है, जहाँ पर देखिए वहाँ अगर बात करें उत्तराखंड से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, चाहे हम एयरपोर्ट की बात करें और देखिए कनेक्टिविटी की बात करें, किस तरह से देखिए जो हवाई कनेक्टिविटी है, लोगों को किस तरीके से सहूलियत उसमें मिले, और कई ऐसे प्रोजेक्ट है जिन पर नए प्रोजेक्ट पर भी चर्चा संभव बताई जा रही है। फिलहाल देखिए अभी तक तो यही कार्यक्रम एक आया है कि आज दोपहर 3:30 बजे देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात करेंगे और मुलाकात पर देखिए जो हवाई परियोजनाएं हैं उसको लेकर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि चाहे अश्विनी वैष्णव की हम बात करें, चाहे हम सड़क परिवहन मंत्री यानी कि नितिन गडकरी की बात करें, और उससे पहले देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात की थी। तो समय पर देखिए तमाम जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं उनसे मुलाकात करते हैं, दिल्ली में आते हैं, मुलाकात करके जो विकास कार्य की जो योजनाएं वहाँ उत्तराखंड में चल रही होती है उनको बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत रहते हैं। और यही कारण है कि देखिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि देखिए आने वाला जो 10वां दशक होगा, आने वाले 10 दशक हैं वो उत्तराखंड के होंगे, और तो उन्हीं सपनों को साकार करने के लिए उत्तराखंड में और अधिक विकास करने के लिए लगातार पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर रहते हैं और समय समय पर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते हैं, जिससे जो विकास कार्य उत्तराखंड में चल रहे हैं उनको और ज्यादा गति मिल सके। बिल्कुल आंचल, उत्तराखंड के लिहाज से मुख्यमंत्री का ये दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जाता है हर बार, और जब भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पर रहते हैं, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए बड़ी सौगातें लेकर मुख्यमंत्री दिल्ली से उत्तराखंड पहुंचते हैं। क्या इस बार भी ऐसा कुछ हो सकता है? लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्योंकि देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया है तो देखिए जाहिर तौर पर क्योंकि जो उनका मंत्रालय है तो ऐसे में हवाई परियोजनाओं पर, एयरपोर्ट को लेकर, कनेक्टिविटी को लेकर चर्चा हो सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि उत्तराखंड एक आध्यात्मिक नगरी है, देवभूमि कहलाती है, और ऐसे में उस देवभूमि में तमाम देश विदेश के श्रद्धालु पहुंचते हैं। उन
श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना हो और किस तरह से उनकी जो यात्रा है और ज्यादा सुगम रहे, जो कि विदेशों से आते हैं या दिल्ली से यात्रा करते हैं या अलग अलग राज्यों से जो लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। हरिद्वार की बात करें, ऋषिकेश की बात करें, कुमाऊं क्षेत्र की बात करें, हम पौड़ी गढ़वाल की बात करें या फिर चारधाम यात्रा की बात करें, तो ऐसे ऐसे तमाम देखिए वो क्षेत्र उत्तराखंड में मौजूद है। वो देखिए एक तरीके से आध्यात्मिक नगरी है जिसको हर कोई देखिए दर्शन करना चाहता है, तो वो यात्राएं उनकी और सुगम हो, हवाई यात्राओं को कैसे बेहतर बनाया जाए, उन तमाम चीजों पर चर्चा होती हुई नजर आएगी। ठीक है आंचल, बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी और अपडेट देने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट जून तक तैयार हो जाएगा। जी हाँ, सरकारी भूमि पर होने वाले अतिक्रमण को सख्ती से रोका जाएगा। इसी साथ आपको बता दें कि किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता बनाने पर तेजी से काम किया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट जून तक तैयार हो जाएगा। सरकारी भूमि पर होने वाले अतिक्रमण को सख्ती से रोका जाएगा। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा और समान नागरिक संहिता बनाने पर तेजी से एक काम किया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, समान नागरिकता संहिता कानून को तेजी से तैयार किया जा रहा है और ड्राफ्ट जून तक तैयार हो जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी भूमि पर होने वाले अतिक्रमण को सख्ती से रोका जाएगा, साथ ही किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अशोक मेरे सहयोगी मेरे साथ देहरादून से मौजूद है। अशोक, समान नागरिकता संहिता कानून बनाने का तेजी से काम किया जा रहा है, जून तक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के अगर बात करें, सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर के घोषणा की थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में ठीक जाने से पहले मुख्यमंत्री ने ये बात कही थी कि अगर हमारी सरकार फिर से सत्ता में आ जाती है तो सबसे पहला हमारा जो काम होगा, हमारी जो प्राथमिकता होगी वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के होगी। और जब 23 मार्च को पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद ठीक 24 मार्च को कैबिनेट बैठक बुलाई गई और उस कैबिनेट बैठक के दौरान एक कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी के गठन में सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई गई थी। उसके बाद से अगर बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के, अब मुख्यमंत्री ने साफ एक बात जो है पूरी तरह से क्लियर कर दी है। कल एक निजी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने यह बात कही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो ड्राफ्ट है वो जुलाई तक जो है वो पूरी तरह से तैयार कर लिया जाएगा। हालांकि अब जो कमेटी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में, ये 5 लोगों की कमेटी है और इस कमेटी को अब तक के करीब 2.5 लाख से ज्यादा जो सुझाव है वो अभी तक मिल चुके हैं। जैसे जैसे सुझाव मिल भी रहे हैं, लगातार कमेटी द्वारा इस पर काफी प्राथमिकता देते हुए इस पर काम भी किया जा रहा है। और जिस तरह से कल मुख्यमंत्री ने बात साफ स्पष्ट की है कि जुलाई तक इसका पूरा जो ड्राफ्ट है वो तैयार कर लिया जाएगा, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस प्राथमिकता के साथ जिस मुद्दे को लेकर के एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए थे, इस कमेटी को दिए गए थे और जो प्रायोरिटी इस विषय को लेकर के दिखाई दी थी, उस पर खुद सूबे के मुख्यमंत्री लगातार काफी सतर्क इस पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अब खुद मुख्यमंत्री ने जब ये कह दिया है कि जुलाई तक इसका ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा, तो देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह से ड्राफ्ट तैयार होकर के सामने आता है और इससे क्या कुछ सुविधाएं लोगों को मिलती हैं, क्योंकि समान नागरिकता कानून लागू हो जाने के बाद से सभी एक तरह के हर वर्ग को एक तरह से एक समान रख करके चला जाएगा। किसी भी तरीके का जो भेदभाव है वो नहीं ऐसे में देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए अगर भेदभाव ऐसे में ही सामने आता है तो कहीं ना कहीं वो आपसी रंजिश का भी इसको कहा जा सकता है, एक मुद्दा बड़ा बन जाता है जिस पर सियासत भी गर्माती है। कई तरह के बयानबाजी, सत्ता पक्ष हो चाहे फिर वो विपक्ष हो, उनके बीच भी बयानबाजी देखने को मिलती है। और अब ऐसे में जब मुख्यमंत्री ने बात कह दी है कि जुलाई तक हम यूनिफॉर्म का सिविल कोड का जो ड्राफ्ट है वो तैयार कर करके जो प्रदेश में इसको लागू कर देंगे, तो निश्चित तौर पर अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी इसको उत्तराखंड के लिहाज से कहा जा सकता है। अशोक, यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड के लिहाज से किस तरीके से महत्वपूर्ण देखा जा सकता है?
बिल्कुल देखिए प्रीति, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर इसको देखें तो समान नागरिकता कानून, यानी कि हर नागरिक को एक समान अधिकार, यानी कि हर वर्ग को एक समान नागरिकता के आधार पर देखना, यानी कि उसमें यह नहीं कहा जा सकता कि आप निचले स्तर के हैं, आप एक बड़े स्तर के हैं, आप इस धर्म से बिलोंग करते हैं, आप उस धर्म से बिलोंग करते हैं, यानी कि इस तरह की जो बातें जो होती है वो किसी भी तरह से नहीं इस पर लागू होगी। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री, ठीक है अशोक, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के वाटर सेस के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। जी हां, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने राज्य से जल विद्युत परियोजनाओं के लिए जा रहे वाटर टैक्स को असंवैधानिक करार दिया है। मंत्रालय ने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर इसे रद्द करने का निर्देश दिया है। ऊर्जा मंत्रालय के निर्देश पर सरकार के मंथन कर रही है। वहीं विपक्षी कांग्रेस ने निर्देश को राज्य विरोधी बताते हुए मोर्चा खोल दिया है। वाटर सेस पर सूबे में सियासत गरमाई। केंद्र के निर्देश ने सरकार की चिंता बढ़ाई। केंद्र ने वाटर सेस असंवैधानिक बोला। विरोध में विपक्षी कांग्रेस ने मोर्चा खोला। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाओं से बिजली उत्पादन के नाम पर लिए जा रहे जल उपकर वाटर सेस को असंवैधानिक बताया है। मंत्रालय ने ऊर्जा विकास निधि पावर डेवलपमेंट फंड को भी असंवैधानिक करार दिया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के निर्देश पर मंत्रालय ने इस संबंध में मुख्य सचिव को पत्र भेजा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने मुख्य सचिव को चिट्ठी भेजकर वाटर सेस और पीडीएफ को रद्द करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय के पत्र पर राज्य सरकार मंथन कर रही है। सरकार के सामने चिंता इसकी है कि मंत्रालय का निर्देश मानने पर राज्य को लगभग 300 करोड़ रुपए का सालाना राजस्व का नुकसान होगा। वही विपक्षी कांग्रेस ने ऊर्जा मंत्रालय के निर्देश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के निर्देश को राज्य विरोधी बताते हुए उसके पुरजोर विरोध की अपील की है। कांग्रेस नेताओं ने भी हरीश रावत के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने धामी सरकार को मुसीबत में डाल दिया। तो लोगों की तनख्वाहें देने के लिए इन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, क्योंकि केंद्र की भाजपा सरकार राज्य की भाजपा सरकार की कोई मदद नहीं करती। और अब एक नई मुसीबत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए। टैक्स सेस को असंवैधानिक करार दिया गया है और बहुत कड़ा रुख अपनाया है केंद्र की भाजपा सरकार ने उत्तराखंड की भाजपा सरकार के प्रति, और कहा है कि इसको बंद करो। न जाने कौन सी नई चाल होगी, मगर केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में लिए जा रहे वाटर सेस को समाप्त करने के बारे में जो पत्र भेजा गया है, राज्य सरकार उसका अध्ययन कर रही है और अध्ययन करने के पश्चात जो उचित होगा उसका केंद्र को उत्तर प्रेषित किया जाएगा। जैसा भी नियमों में व्यवस्था रहेगी उसके अनुसार ही राज्य सरकार कदम उठाएगी और निश्चित तौर पर जो भी होगा वो जनहित में ही होगा। जहाँ तक श्री हरीश रावत का सवाल है, तो वे इस समय जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं उसमें वे अपने आप को चर्चा का विषय बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने विषय पर भी एक बात कही है। प्रदेश सरकार वाटर सेस और पीडीएफ के जरिए 500 करोड़ रुपए के राजस्व लक्ष्य पर फोकस कर रही है, लेकिन ऊर्जा मंत्रालय के पत्र ने सरकार को दुविधा में डाल दिया। वहीं विपक्षी कांग्रेस ने ऊर्जा मंत्रालय के निर्देश के खिलाफ मोर्चा खोल सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। अब देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे का क्या समाधान निकालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां केदारनाथ धाम में बर्फबारी और बारिश लगातार जारी है। जी हां, खराब मौसम के चलते केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है। बड़ी जानकारी, केदारनाथ धाम में 3 मई तक रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। श्रद्धालुओं को यात्रा में सुचारू व्यवस्था नहीं मिल रही है। श्रद्धालुओं को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, केदारनाथ धाम में बर्फबारी लगातार हो रही है और इसी बीच आपको बता दें केदारनाथ धाम में 3 मई तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी रोक दिया है और साथ ही खराब मौसम के चलते केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया है।
बारिश और बर्फबारी के बाद अब भूस्खलन ने चारधाम यात्रा में प्रशासन की चुनौती बढ़ा दी है। रविवार को बद्रीनाथ हाईवे पर भारी मात्रा में मलबा आने के कारण रास्ता बंद हो गया, जिसके कारण कई घंटों तक बद्रीनाथ धाम की यात्रा रुकी रही। वहीं मौसम विभाग ने 3 मई तक बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम के मद्देनजर श्रद्धालुओं से सावधानी और पूरी तैयारी के साथ यात्रा करने की अपील की गई है। यह रिपोर्ट देखिए। चारधाम यात्रा में भूस्खलन ने बढ़ाई परेशानी। बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन से आया मलबा आने से घंटों बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे। यात्रा के दौरान मौसम की चुनौती भी बरकरार। राज्य में चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है और बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं के उत्तराखंड आने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन यात्रा के दौरान खराब मौसम प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। वहीं यात्रा मार्ग पर भूस्खलन से परेशानियों में और इजाफा कर दिया गया है। रविवार सुबह बद्रीनाथ हाईवे पर सुबह बाजपुल चौड़ा के पास भूस्खलन के कारण हाईवे पर भारी मात्रा में मलबा आ गया, जिससे रास्ता बंद हो गया। रास्ता बंद होने के कारण बद्रीनाथ धाम की यात्रा रोकनी पड़ी। रास्ता बंद होने से हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। लगभग 9 घंटे की मशक्कत के बाद यात्रा मार्ग खोला जा सका। वहीं केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी और बारिश से यात्रा संचालित करने में दिक्कत हो रही है। मौसम विभाग ने 3 मई तक मौसम खराब होने का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक ने कहा है कि इस दौरान चारों धाम में काफी ठंड रहने वाली है, इसलिए श्रद्धालु पूरी व्यवस्था और सावधानी के साथ यात्रा करें। जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, जो कि 3500 मीटर या उसके आसपास के हैं या चारधाम लोकेशंस हैं, तो उनमें आप देखेंगे 30 तारीख से जो बर्फबारी है वो भी मिलती रहेगी। और जब तक आप 3 तारीख तक जाते हैं तो मैं कहूंगा कि 2 से 3 फीट तक जो बर्फबारी उन एरियाज में होने की संभावना है। तो बिल्कुल जो चारधाम की अगर बात करें तो वहां तापमान काफी कम रहेंगे। दिन में है चाहे वो रात्रि में है, रात्रि में तो माइनस में भी जाएंगे, लेकिन दिन में भी वो 0 डिग्री या 2-3 डिग्री के आसपास ही रहने वाले हैं। तो काफी ठंडा रहेगा। तो जो भी यात्री या इस समय जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं, तो उनको बहुत तैयारी के साथ जाना चाहिए और बुजुर्ग और बच्चों को तो हो सके अवॉइड करना चाहिए। पुलिस प्रशासन पहले ही खराब मौसम के मद्देनजर श्रद्धालुओं के लिए एडवाइजरी जारी कर चुका है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी श्रद्धालुओं से मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा प्लान करने की अपील की है। 22 अप्रैल को यात्रा शुरू होने के बाद उत्साहित श्रद्धालु तमाम अपीलों के बावजूद बड़ी संख्या में चारों धाम में दर्शन के लिए आ रहे हैं। लेकिन खराब मौसम के साथ ही भूस्खलन ने प्रशासन के लिए यात्रियों की सुरक्षित और सुचारू यात्रा के लिए चुनौती बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अशोक मेरे सहयोगी देहरादून से मेरे साथ बने हुए हैं। अशोक, बर्फबारी और बारिश बड़ी चुनौती बन गया है शासन प्रशासन के लिए। केदारनाथ धाम की यात्रा भी रोक दी गई है, लगातार बर्फबारी हो रही है। निश्चित तौर पर बिल्कुल सही कहा है परिधि आपने। एक जिस तरह से हम मैदानी इलाकों की भी बात करें, चाहे फिर पहाड़ी इलाकों की भी बात करें, मैदानी इलाकों की देखिए सबसे पहले बात करें तो मौसम विभाग द्वारा जिस तरह से समय समय पर अलर्ट जारी किया जा रहा है, उसका असर भी साफ तौर पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले कल की बात करना चाहूंगा, क्योंकि कल करीब 1 बजे तक राजधानी देहरादून में, यानी कि इसके अलावा और मैदानी इलाकों की भी बात करें तो धूप अच्छी खासी खिली हुई थी, एक गर्मी का एहसास हो रहा था। लेकिन करीब शाम 4 बजे के बाद अचानक जो है मौसम ने करवट ली। आसमान में जो काले बादल है वो छाने लगे और जिसके बाद अचानक मूसलाधार बारिश भी देखने को मिली। और कल शाम से लेकर अभी तक, आज सुबह तक बावजूद इसके जो है लगातार बारिश देखने को मिल रही है। आप अगर मेरे पीछे भी देखेंगे तो मेरे पीछे अभी भी आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है। ये तो मैदानी इलाकों की बात हो गई। अब अगर बात करें पहाड़ी इलाकों की, और इस समय जब प्रदेश में चारधाम यात्रा पूरी तरह से संचालित है, पहाड़ी इलाकों की बात करें तो मौसम विज्ञान द्वारा साफ तौर पर यह बात कही गई है कि 3500 से अधिक ऊंचाई वाले जो क्षेत्र होंगे वहां पर बर्फबारी की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। और ऐसे में अब अगर चारधाम यात्रा को लेकर के बात करें तो केदारनाथ धाम की जो यात्रा है वो 3 मई तक के लिए जो श्रद्धालु का जो रजिस्ट्रेशन है वो रोका गया है। यात्रा को अभी रोका गया है क्योंकि देखिए बर्फबारी बहुत ज्यादा ऐसे में हो रही है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है इस बर्फबारी से जो बाबा के जो भक्त है उसमें नाराजगी जरूर देखने को मिलेगी। और नाराजगी हो भी क्यों ना, क्योंकि 6 महीने का इंतजार बाबा के
के भक्तों को करना पड़ता है और 6 महीने के इंतजार के बाद बाबा के भक्त पहुंचते हैं अपनी मनोकामनाओं को लेकर के, अपने परिवार की, अपने लिए सुख समृद्धि की कामनाओं को लेकर। और ऐसे में जब बिन मौसम बरसात ये इस तरह से परेशानियां खड़ी कर देती है तो कहीं ना कहीं नाराजगी भी उनके में देखने को मिलती है। हालांकि खुद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भी सभी यात्रियों से ये अपील की है कि मौसम जब पूरी तरह से ठीक हो, मौसम जब सामान्य हो, तभी आप अपनी यात्रा को शुरू करें। और वहीं मौसम विज्ञान विभाग के जो निदेशक है उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही है कि ऐसे खराब मौसम में विशेष तौर पर जो बुजुर्ग लोग हैं और जो बच्चे हैं उनको यात्रा जो है वो पूरी तरह से अवॉइड भी करनी चाहिए, क्योंकि देखिए जब केदारनाथ धाम की यात्रा होती है तो उस दौरान वहां पर ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है और ऐसे में जब बर्फबारी भी होती है तो काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। अब इसके अलावा बद्रीनाथ धाम की बात करें तो बद्रीनाथ धाम में अब से ठीक 2 दिन पहले लैंड स्लाइड हुई, जिसके चलते यहां से जाने वाले जो यात्री हैं और वहां से आने वाले यात्रियों के लिए जो है पूरी तरह से मार्ग बंद हो चुका है, आवाजाही पूरी तरह से रुक चुकी है। तो कहीं ना कहीं इस बिन मौसम बरसात ने 2 जगह परेशानियां जरूर खड़ी करी हैं, एक चारधाम यात्रा को लेकर तो दूसरी ओर अगर बात करें किसानों को लेकर, जिनकी फसल पूरी तरह से इस समय तैयार खड़ी है और फसलें इस समय कट रही है, लेकिन इस बिन मौसम बरसात ने उन किसानों की फसलों पर, उन किसानों की मेहनत पर कहीं ना कहीं पानी भी फेरा है। हालांकि गणेश ठीक है अशोक, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में मौसम के येलो अलर्ट के बाद ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 2 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। जी हां, भारी बारिश के साथ तेज हवाएं और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान जारी किया गया है। इसी के साथ आपको बता दें उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर सहित कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम विभाग ने येलो अलर्ट के बाद अब ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 2 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है उत्तराखंड में। इसी के साथ आपको बता दें कि भारी बारिश के साथ तेज हवाएं और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अशोक मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ देहरादून से बने हुए हैं। अशोक, मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट फिर से जारी कर दिया गया है, क्या कुछ जानकारी दी गई है मौसम विभाग की तरफ से? देखिए, मौसम विभाग द्वारा जिस तरह से मौसम को लेकर समय समय पर अलर्ट जारी किया गया है, उसमें अगर हम सबसे पहले मैदानी इलाकों की बात करें, मैदानी इलाकों में कुछ दिनों से हम देख रहे हैं गर्मी ज्यादा बढ़ रही है, जिसके चलते लोगों को इस बढ़ती गर्मी के चलते परेशानियां जरूर हो रही थी। अब ऐसे में जब बरसात हो चुकी है तो मैदानी इलाकों में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लोगों को राहत मिली है। लेकिन पहाड़ी इलाकों में बात करें, विशेष तौर पर चारधाम यात्रा की, तो चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कहीं ना कहीं परेशानियां इस समय खड़ी हो चुकी हैं। नाराजगी उनकी दिखाई दे रही है, क्योंकि 6 महीने के लंबे इंतजार के बाद बाबा के जो धाम है, चाहे बाबा केदारनाथ धाम की बात करें या फिर बाबा बद्रीनाथ धाम हो, माँ गंगोत्री हो, माँ यमुनोत्री हो, यानी कि पूरी तरह से चारधाम यात्रा जो है संचालित हो चुकी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए भी पहुंच रहे हैं और उसके चलते अब ऐसे बिन मौसम बरसात के कारण यात्रा को जिस तरह से अभी रोका गया है, रजिस्ट्रेशन को रोका गया है, तो कहीं ना कहीं एक परेशानियां, एक नाराजगी जो है उन यात्रियों के लिए भी देखने को मिल रही है। अब मौसम विभाग द्वारा अगर आज की बात करें तो आज 3500 से अधिक ऊंचाई वाले जो क्षेत्र होंगे वहां पर बर्फबारी की संभावना जताई गई है। ठीक है अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी और अपडेट देने के लिए। और हरिद्वार से जसवीर मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। जसवीर, देखिए जहां गर्मी से राहत मिल गई है भारी बारिश के चलते, वहीं किसानों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। चारधाम यात्रा में भी प्रशासन के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई है। बिल्कुल परिधि, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से ये एकदम अचानक मौसम पलटा है तो वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए तो एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। ये जरूर कहा जा सकता है कि थोड़ा गर्मी से राहत मिली है, पारा कम हुआ है, तो लेकिन इसके सापेक्ष अगर देखा जाए तो मैदानी इलाका पूरी तरह जैसे हरिद्वार है और उसके आसपास का यानी आधे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी हम बात करें तो जो इफेक्ट होता है यानी उत्तराखंड से जुड़ा हुआ इलाका है, तो वहाँ कहीं ना कहीं किसानों को भारी नुकसान है। अभी गन्ने की फसल की बुआई चल रही है, वो डिस्टर्ब हो गई है और गन्ने की छिले का काम भी डिस्टर्ब होगा। और उससे ज़्यादा नुकसान हुआ गेहूं की फसल को। जो पहले गेहूं की फसल खड़ी फसल थी वो पहले ओले की चपेट में आ गई, बारिश की चपेट में, अब फिर बारिश शुरू हो गई, गहाई का काम यानी कि थ्रेसिंग का काम चल रहा तो वो प्रभावित हो गया है, किसानों को नुकसान है। और इसके साथ में चारधाम यात्रा को लेकर भी जिस तरह प्रशासन के सामने चुनौतियां हैं, यानी पहाड़ी इलाकों की बात तो भी अशोक बता रहे थे, वहाँ बड़ी चुनौतियां, लेकिन मैदानी इलाकों में भी कम नहीं है, जहाँ बॉर्डर पे भी कुछ इलाके ऐसे जो ज़्यादा बारिश होने से पानी भर जाता है। जैसे कि मान लिया हरिद्वार से जो एंट्री यानी हरिद्वार का जो प्रथम द्वार है, नरसन और बालावाली और खानपुर जो हरिद्वार के मतलब बॉर्डर माने जाते हैं, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं खतरा बना रहता है। जो बरसाती नदियाँ हैं उनमें भी कहीं ना कहीं पानी और जो नाले हैं उफान में आ जाते हैं। जिस तरह की बारिश लगातार
हो रही है। और अभी 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है, जो कहीं ना कहीं किसानों की धड़कनें तेज कर रहा है और परेशानी खड़ी हो, जिससे प्रशासन भी कहीं ना कहीं चुनौती के रूप में से देख रहा। पर इससे ये समझने की जरूरत है कि जिस तरह से इस बार मौसम ने नुकसान पहुंचा, तो आने वाले दिनों में यदि हालत बने रहे तो किसान कई तरह से पूरी तरह से टूट जाएंगे, यानी बड़े नुकसान की तरफ किसान चले जाएंगे। परिधि जी, मसूरी से सुनील सोनकर भी मेरे साथ बने हुए हैं। सुनील, देखिए मसूरी का मौसम तो सुहाना हो गया है, लेकिन जिस तरीके से मसूरी में कार्य योजनाएं चल रही है माल रोड पर, वो भी अब बाधित हो रही है भारी बारिश के चलते। पर्यटकों की आवाजाही कैसी देखने को मिल रही है मसूरी में? तो यहाँ कल से बारिश हो रही है और अभी सुबह से भी यहाँ पर रिमझिम बारिश है, जिससे मौसम काफी सुहावना यहाँ पर हो गया है। जो पर्यटक यहाँ पर आ रखे हैं वो मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं और ठंड ने दस्तक यहाँ पर दी हुई है। आज 1 मई है और ठंड लगातार यहाँ पर जारी है। वहीं मौसम विभाग की बात करें तो उन्होंने पहले से ही यहाँ पर पूरा अनुमान जता रखा था कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर बर्फबारी बारिश हो सकती है और उसका सीधा असर यहाँ पर देखा जा रहा है। अगर 4 धाम की बात की जाए तो वहाँ पर लगातार बर्फबारी हो रही है। जी ठीक है सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी और अपडेट देने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।